नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कहते हैं जब कुछ ठान लिया जाए तो उसके बाद मंजिल मिलना आसान हो जाता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसी ही मिसाल कायम की है एक गृहिणी ने, जिन्होंने घर का पूरा उत्तरदायित्व निभाने के बाद खेती में भी अपनी मेहनत का परिचय दिया है। बीकानेर की नेहा तंवर ने 10 बीघा जमीन में सहजन के 2000 पौधे लगाए। तो इस कार्य को इन्होंने कैसे अंजाम दिया, देखिए ये रिपोर्ट। ऐसा किया जाए, अपने खेत में कुछ ऐसा लगाया जाए जिससे कि खुद के साथ दूसरों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। और इसके अनेकों फ़ायदे हैं और कई तरीक़ों से ये लिया जाता है। तो हमने हमारे खेत में 10 बीघा में ये 2000 पौधे लगा के एक बार शुरुआत करी है। बीकानेर की रहने वाली नेहा तंवर ने गृहिणी के साथ खेती में भी अपनी मेहनत का शानदार नमूना पेश किया। इन्होंने 10 बीघा जमीन में सहजन के 2000 पौधे लगाए। इन पौधों की देखभाल बड़ी ही सावधानी से की। इन सहजन के पौधों का आयुर्वेद में काफी नाम है। गृहिणी के बाद कुछ नया करने के जुनून की शुरुआत के साथ ही नेहा तंवर ने पौधों को लगाकर एक अलग मिसाल कायम की। काफी समय तक खेत में समय देने के बाद इन्होंने इन पौधों को बड़ा किया। इसके साथ ही आंवला, ग्वारपाठा, अश्वगंधा, तुलसी, किन्नू भी लगाए हैं। नेहा तंवर ने बताया कि कोरोना में लॉकडाउन के कारण बाहर आ जा नहीं सकते थे, इसलिए परिवार सहित फार्म पर आ गए। सहजन और गार्डन को विकसित करने का समय मिल गया। जैसे कि लॉकडाउन जब हुआ था तब हम लोग पूरी तरह से यहीं पे खेत पर आके रहने लगे थे, तो उस समय काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया इन्हें देखभाल करने का पौधों का, और अच्छे से मैनेज हो पाया। इसके हमने 2000 पौधे लगाए हैं और इसका हम पाउडर बनाते हैं। पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर बनाते हैं और उससे फिर हम पैकिंग करते हैं। बहरहाल बीकानेर की इस महिला कृषक ने जिस तरह खेती में एक जुनून दिखाया, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। सहजन के पौधे हर तरफ से गुणकारी हैं, तो वहीं इसका उपयोग करने से कई बीमारियां भी दूर भाग जाती हैं। को 300 रोगों से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये कई बीमारियां हैं जिनसे आज हमारा युवा वर्ग भी होने लगा है। उन्हें ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। जो भी बॉडी को अपने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मिनरल, वो सब कुछ इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बीपी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती है जो कि कैंसर से हमें बचाती है, और ऐसी कई बड़ी बीमारियों से ये हमें बचाता है। पत्तीदार सब्जियों में पालक की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे प्रदेश के किसान भाई बहुत कम दिनों में पालक की खेती से अच्छी आमदनी अर्जित कर लेते हैं। तो आप पालक की बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। खेती बाड़ी में काम करने के कई ऐसे विकल्प हैं जिससे आप हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसमें यदि हम पालक की बात करें तो वो एक ऐसी सब्जी है जिसे आप पूरे साल खाते हैं। ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छी होती ही है, साथ ही यदि आप इसका बिजनेस करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा भी होता है। पालक की खेती का हरी सब्जी फसलों में विशेष स्थान है। देश के लगभग सभी भागों में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों मौसम में इसकी खेती की जाती है। देशी तथा विलायती 2 प्रकार की पालक अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती है। देशी पालक की पत्तियां चिकनी, अंडाकार, छोटी एवं सीधी होती हैं, जबकि विलायती की पत्तियों के सिरे कटे हुए होते हैं। उपयुक्त जलवायु। देशी पालक गर्म एवं ठंडी जलवायु के अनुकूल है, परंतु गर्म जलवायु में अच्छी पैदावार होती है। भूमि का चयन। जैविक खाद से भरपूर उपजाऊ दोमट मिट्टी पालक की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करके समतल बना लेना चाहिए।
उन्नत किस्में। पालक की खेती से अधिकतम उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र एवं जलवायु के आधार पर किस्मों का चयन करना चाहिए। पालक की कुछ प्रचलित किस्में इस प्रकार हैं, जैसे ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बैनर्जी जायंट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉन्ग स्टैंडिंग इत्यादि। किसान इन किस्मों का चयन कर खेती कर सकते हैं। बीज की मात्रा। पालक की खेती हेतु लगभग 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जबकि छिड़काव विधि 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीज को बाविस्टीन या कैप्टॉन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। बुआई का समय और विधि। इसके लिए लाइनों से लाइनों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। गोबर की सड़ी हुई खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर तथा 8 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। खाद की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में समान रूप से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नेत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिट्टी में मिलाएं और नेत्रजन की शेष मात्रा को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक कटाई के बाद फसल में छिड़काव करें। इससे पत्तियों की बढ़वार अच्छी होती है। सिंचाई प्रबंधन। पालक बीज के अंकुरण के लिए नमी अत्यंत आवश्यक है। नमी की कमी महसूस होने पर खेत की जुताई से पूर्व सिंचाई अवश्य करें। बीज अंकुरण के बाद गर्म मौसम में हर सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है और शरद मौसम में 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बाकी खरपतवार के अनुसार करनी चाहिए। रोग एवं कीट रोकथाम। साधारणतया इसकी फसल में रोगों का प्रभाव नहीं होता है। यदि होता है तो बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। लगभग 20 से 25 दिन बाद पालक की पहली कटाई कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर 6 से 7 कटाई कर सकते हैं। पालक की खेती से लगभग 100 से 125 क्विंटल हरी पालक प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। पालक की खेती यदि बीज उत्पादन के लिए की जा रही है तब 10 से 17 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जल प्रकृति की अनमोल देन है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है और उसमें से भी कई क्षेत्रों में जल काफी प्रदूषित है। इसलिए जल की जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सिंचाई जल की जांच कहाँ कराएं, आइए जानते हैं। आप लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, दलहन, तिलहन, धान, सारी चीज़ों का। आजकल एक सामान्य बात हो गई है, बाजार में लोगों को डर लगता है कि हमारी सब्जी में जो तत्व होना चाहिए वो ना होकर और कहीं अन्य दूसरे तत्व तो उसमें प्रवेश नहीं कर गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पानी शामिल है। कहीं हम बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित पानी का उपयोग कर अपनी खेती में सब्जी और फसलों का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कहीं ये पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसमें लेड की मात्रा आ जाती है, कैडमियम की मात्रा आ जाती है, जिंक होता है, मरकरी आ जाता है, तरह तरह के आयरन भी एकत्रित हो जाता है, उसमें मैंगनीज जमा हो जाता है, जिंक जो हमारे पौधे में आके प्रवेश कर जाता है। बहुत जगह आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करें, कैसे पहचानेंगे? एक तरफ साफ पानी दिखता है, दूसरी तरफ हमको गंदे पानी में तो हम 10 तरह से विचार कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा पानी
पॉल्यूटेड होगा। कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा पानी प्रदूषित है या उस फसल के लिए अच्छा है कि नहीं है? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई जल के स्रोत भी अलग अलग होते हैं, इसलिए सिंचाई जल का नमूना लेने की विधि भी अलग होती है। अगर जल का नमूना सही तरीके से नहीं लिया गया तो जल शुद्धता जांच के नतीजे गलत हो सकते हैं। इसलिए जल का नमूना लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। अब रहा सवाल कि उसकी जांच कराने के लिए उसका नमूना लेना है। हम देखते हैं कि हम लोग मिनरल पानी बाजार से लेते हैं, वह बोतल में एक बार जरूर देख लीजिएगा ISI या ISO उसमें डला है। अगर ISI या ISO कोड है उस बोतल में, वह बोतल का प्लास्टिक अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस बोतल में पानी पी लेने के या उस पानी को खर्च कर लेने के बाद साफ सुथरी बोतल को, अगर तालाब बहुत गहरा है 1 मीटर की गहराई से आप और 6 फीट नीचे की गहराई से, अगर बिल्कुल नीचे जा सकते वहाँ की गहराई से, और ऊपर का 4-5 तरह का एक बढ़िया सैंपल लेते चले जाएं और एक जगह उस सैंपल को एकत्रित कर लें एक साफ सुथरी अच्छी किस्म की उसी प्रकार की बाल्टी में, और बाल्टी में डालने के बाद आप बॉटल में उस पानी को भर लें तो आपका एक मिक्स आपको सैंपल तैयार हो जाएगा। आपको उसमें स्थान दर्ज करना होगा, आपको उसमें तारीख दर्ज करना होगा। पानी जब स्थिर बिल्कुल रहे 2 घंटा तक, तब उसका सैंपल लेना होगा। सैंपल लेने का दिनांक आप जरूर तय करके उसमें लिख के भेजेंगे। किसान भाइयों, जिस तरह से आप मिट्टी की जांच मिट्टी परीक्षण लैब में करते हैं, ठीक वैसे ही जल नमूना लेकर आप इसकी जांच करा सकते हैं। नमूना लेने के उपरांत बोतल पर किसान को अपने खेत से जुड़ी सारी जानकारियां पत्रक पर लिखनी चाहिए, जैसे किसान का नाम, स्रोत नमूना लेने की तिथि, खेत का खसरा नंबर इत्यादि। जल की जांच आप नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, मिट्टी परीक्षणशाला या निजी संस्थानों में भी करा सकते हैं। आसपास की भौगोलिक स्थिति से भी परिचय कराना होगा कि वहाँ खदान है कि किस प्रकार की खदानें हैं, तब जाके वह सैंपल की जांच अच्छे से होगी। तब आप इसको अपने नज़दीक के जिला कृषि पदाधिकारी से मिलें, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी से मिलें या पेयजल स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी से मिलें। उसके अलावा हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी उपलब्ध है। हर जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं भी हैं। अगर वहाँ जल की क्वालिटी भी टेस्ट कर दें, अगर उनके पास संसाधन मौजूद होंगे, वो भी टेस्ट कर देंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अगर ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हमारा पानी बहुत महकता है और बहुत ज़्यादा इसमें शिकायतों का डर रहता है कि शिकायत आ रही है इस पानी में, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आप जाके इस पे अपनी बात रख सकते हैं। वे अवश्य कुछ न कुछ आपको मदद करेंगे ताकि आपका पानी अच्छा हो जाए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जॉबनेर दुर्गापुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तारामीरा की बुआई करें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज RTM 314 और RTM 2002 व खाद और रसायनों को खरीदने की सलाह दी जाती है।
सरसों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे पूसा जय किसान जिसे बायो 209 के नाम से जानते हैं, PR 15 जिसे क्रांति नाम से जानते हैं, T59 जिसे वरुणा के नाम से जानते हैं, वसुंधरा, RRN 573, स्वर्ण ज्योति एवं लक्ष्मी आदि किस्मों की बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर के बाबूलाल ने। आपके खेत में सफेद लट कीट का प्रकोप अधिक रहता है, आप इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय ये भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की कीट से 50 से 100% तक नुकसान देखा गया है। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। अतः इनकी रोकथाम हेतु समन्वित कीट प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता होती है। समन्वित प्रबंधन उपाय कहा जाता है कि उपचार होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।